नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लास और फोटोसिंथेसिस के सेकेंड क्लास की चर्चा करते हैं। सेकेंड क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस में कुछ मैटर आपसे डिस्कस किया था। यहाँ जो मैटर है वो पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ आपकी इंटरमीडिएट या बीएससी की क्लास नहीं चल रही है कि पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाए। यहाँ हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो हूबहू क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की प्रबल संभावना है या बन चुके हैं। तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट में पढ़ेंगे और बिल्कुल इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो लगभग यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिले। तो ये चूंकि हमारा सेकेंड पार्ट है तो एक पेन भी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये हम पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर चुके थे, तो इसको फिर से थोड़ा सा बैक ले लेते हैं। इसमें हमने आपको बताया था फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का कार्य क्या होता है, जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो वो भी समझेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के वो भी समझेंगे। तो प्रोटेक्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, जो कैरोटीनॉइड्स का मुख्य कार्य है वो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। नोन एज, इसको हम किसके नाम जानते हैं, सील पिगमेंट। तो आपसे पूछ सकता है सील पिगमेंट क्या होता है। सील्ड पिगमेंट का मतलब जो कवर करता है या रक्षा करने वाला पिगमेंट कौन है, तो कैरोटीनॉइड्स है। बीटा कैरोटीन एक्ट एज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या होता है। प्रीकर्सर का मतलब जो विटामिन ए के बनने में मदद करता है वो कौन सा है, तो बीटा कैरोटीन है। ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। अब चूंकि आज का मैटर चलते हैं तो यहाँ आता है फाइकोविलिन्स। फाइकोविलिन्स क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं फाइकोविलिन्स के बारे में। फाइकोविलिन्स से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो फाइकोविलिन्स की जब चर्चा करते हैं तो ये एक प्रकार का पिगमेंट्स है और ये हॉट वाटर सॉल्युबल है, यानी आपसे पूछ सकता है कौन सा पिगमेंट गर्म जल में घुल जाता है, तो वो है हॉट वाटर सॉल्युबल फाइकोविलिन्स है। ओपन टेट्रापैरोल पिगमेंट, ध्यान रखिएगा, ओपन टेट्रापैरोल पिगमेंट विच आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स। ये इसका जो टेट्रापैरोल पिगमेंट्स होता है वो कैसा होता है, तो वो एसोसिएटेड होता है। कैसा होता है, एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। तो आपसे पूछ सकता है वो कौन सा पिगमेंट है जिसका टेट्रापैरोल पिगमेंट पार्ट्स प्रोटीन से मिला रहता है, तो वो फाइकोविलिन्स है। लाइक द मैग्नीशियम और फाइटोल्टेल, ये ऐसा पिगमेंट सिस्टम है जिसमें मैग्नीशियम अनुपस्थित रहता है, अर्थात मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। और दूसरा फाइटोल्टेल भी, जैसे कि क्लोरोफिल ए में देखा था फाइटोल्टेल पाई जा रही थी, मगर इसमें फाइटोल्टेल का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये विशेष प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये विशेष प्रकार के होते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। और इनके अगर टाइप की बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हमने मेंशन नहीं किया है। तो ये प्रायः 3 प्रकार दिखाई देते हैं। फाइकोसाइनिन जो होता है, इसी जो फाइकोविलिन्स है इसी का एक रूप है फाइकोसाइनिन। क्या बोलते हैं, फाइकोसाइनिन। दूसरा जो फाइकोसाइनिन होता है, कभी पूछ सकता है किस कलर का होता है, तो ब्लू कलर का होता है। इसका दूसरा रूप है फाइकोइराइथ्रिन। इसी का फाइकोविलिन्स के 3 रूप हमने आपको बताए। कॉपी पेन से लिख लीजिएगा। 3 रूप बताएं। पहला इनका टाइप होता है फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू होता है। दूसरा होता है फाइकोइराइथ्रिन जो कि रेड होता है। और येलो फाइकोसाइनिन होता है जो लाइट ब्लू होता है, ध्यान रखिएगा। दे आकर एक्सेक्चुअली बीजीए एंड रेड एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में मुख्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फिर से सुनिएगा, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में पाए जाते हैं। और इटियोलेशन क्या होता है, इटियोलेशन का मतलब होता है येलोइंग ऑफ द लीफ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ लाइट। अगर लाइट की कमी है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फाइटोक्रोम की बात करते हैं। फाइटोक्रोम तो प्रोटेनेशियस पिगमेंट है। कैसा है, प्रोटीन का बना हुआ पिगमेंट है। तो ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है कि कौन सा पिगमेंट प्रोटीनियस है या प्रोटीन का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो फाइटोक्रोम होता है, कौन सा,
फाइटोक्रोम जो पिगमेंट्स होता है वो प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन बन चुका है इसलिए इसको हम 2 बार रिपीट किए हैं। और रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, आपसे क्वेश्चन ये 2 से 3 बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है कि वो कौन सा पिगमेंट है जो सीड के अंकुरण और फ्लावरिंग यानी फूलों के खिलने में मदद करता है, तो वो फाइटोक्रोम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से जो जितना भी तक मैटर हमने डिस्कशन किया है वो मैटर बिल्कुल 100% इम्पॉर्टेंस वाला है। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ नज़र डाल लेते हैं। T.W. एंगलमैन 1843, ध्यान रखिएगा, T.W. एंगलमैन 1843, ही डिसाइडेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने कौन सा एल्गी अपने प्रयोग में लिया था, तो क्लेडोफोरा लिया था। बस इतना ही इनमें इम्पॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिक ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया और इन्होंने क्या किया था, मतलब इसका एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का मतलब विबग्योर प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 7 रंगों का, और उसमें इन्होंने चुना किसको था, तो क्लेडोफोरा को। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इनका पूरा प्रयोग से हमें, अगर पूरा प्रयोग डिस्कस होगा तो फिर लंबा खींचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द लाइट रिएक्शन। अब हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो कहता है इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछ सकता है कि लाइट रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। H2O ऑक्सीडाइज, क्या ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो हाइड्रोजन मतलब जो जल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ध्यान रखना, जल का ऑक्सीकरण होता है। अकर्स एट ग्रेना एंड ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ये अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो लाइट रिएक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। नोन एज द फोटोकेमिकल फेस, लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेस के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम जानते हैं, फोटोकेमिकल फेस, या इसी को हम हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, हिल रिएक्शन, कई नाम है, लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेस, इन नामों से हम इसको जानते हैं। अब इस जो लाइट रिएक्शन में कौन कौन से मतलब चरण होते हैं, तो पहला चरण जो होता है लाइट एब्जॉर्प्शन, पहला चरण जो होता है प्रकाश का अवशोषण करना। दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, जल का टूटना। तीसरा है ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन का मुक्त होना। और चौथा चरण है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और NADPH। तो हिल रिएक्शन में क्या होता है, मुख्यतः जल टूटता है और एटीपी और NADPH का बनना या इनका निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा लाइट रिएक्शन में नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 हिस्सों में जो लाइट रिएक्शन होती है उनको हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया। पहला भाग आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फोटोलाइसिस वाटर किस में पाया जाता है, तो हिल रिएक्शन में पाया जाता है। ये कैसी क्रिया है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड क्रिया है। और ये होता क्या है, तो लूमेन साइड ऑफ ग्रेना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये लूमेन साइड में होता है, ध्यान रखिएगा। दिस स्टेप इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसमें जल क्या होता है, टूटता है। तो जल टूटने में होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने 2 जल के अणु लिए, 2H2O लिया, EFC यहाँ लगा। EFC का मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ लगा और वो क्या हो गया कि हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में टूट गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब ये टूटा, जैसे ही ये टूटा, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो टूटने से हमें क्या निकले थे, प्रोटॉन निकले थे। ये हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन कहते हैं या प्रोटॉन्स कहते हैं। और किससे टूटने से निकलते हैं, तो जल के। विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, जो थैलाकोइड का अंदर जो खाली स्थान होता है वहाँ
वाइल O2 रिलीज आउटसाइड, ध्यान रखिएगा यहीं से ऑक्सीजन बाहर मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन वहाँ बने रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चरण आता है फॉर्मेशन। दो चरणों में हमने बांटा था, तो दूसरा चरण आता है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, मतलब उच्च ऊर्जा के जो माध्यमिक उच्च ऊर्जा है उसका बनना। तो यहाँ एटीपी और NADPH बनते हैं। क्या बनते हैं, एटीपी और NADP बनता है थ्रू जेड स्कीम। किससे बनते हैं, जेड स्कीम से। ये वाला पॉइंट्स तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा बनते हैं, तो जेड स्कीम के द्वारा बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ आता है प्लास्टोसाइनिन, ध्यान रखिएगा प्लास्टोसाइनिन फाइकोबिलिन्स का एक हिस्सा है। इट इज ए कापर कंटेनिंग ब्लू कलर प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कापर कंटेनिंग इसमें कौन है, प्लास्टोसाइनिन। ये PCS और PGT और TGT में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कापर कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा है, तो प्लास्टोसाइनिन है। दूसरा इसका फियोफाइटिन, ये सब किसके रूप हैं, ये सब रूप हैं फाइकोबिलिन्स के। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ जेड स्कीम, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है कि नाम 3 से 4 नाम दे देता, पूछता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है जेड स्कीम में, तो वो है हमारा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन हमारा क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना थी, बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इमर्सन इफेक्ट क्या होता है। इमर्सन इफेक्ट और रेड्राफ इफेक्ट दो बात करते हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा जो लिखा है वो शायद ना समझ में आए, तो हम इमर्सन प्रभाव की बात करते हैं। रॉबर्ट इमर्सन और उनके सहयोगियों ने प्रकाश संश्लेषण के क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया था। क्या किया था कि प्रकाश संश्लेषण में कितनी क्वांटम यील्डिंग होती है या कितनी क्वांटम बनते हैं, उसका अध्ययन किया था। उन्होंने विभिन्न तरंगदैर्घ्य यानी अलग अलग वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट में किया था, मतलब एक रंग की लाइट इन्होंने ली और एक समय में पौधों को केवल एक ही तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया, मतलब एक ही लाइट और एक ही वेवलेंथ का प्रकाश दिया। ऐसे करने पर उन्होंने देखा कि हरे पौधों के लिए लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है। उन्होंने क्या देखा कि जो हरे रंग का लाल रंग का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है और इससे अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में उनके क्वांटम उत्पाद में आकस्मिक कमी आ जाती है। उन्होंने देखा कि लाल रंग का प्रकाश क्या है, प्रभावी है और इसके अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में क्या होता है, जो क्वांटम की प्राप्त होती है उसमें कमी आ जाती है। इसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा किसके नाम जानते हैं, रेड ड्रॉप के नाम से। अब हम बात करते हैं इमर्सन इफेक्ट की, देख लेते हैं। तो इमर्सन और उनके सहयोगियों ने क्लोरेला पे काम किया था। ध्यान रखिएगा यहाँ क्वेश्चन बनता है किस पर काम किया था, तो क्लोरेला एल्गी पर काम किया था। इन्होंने मतलब मोनोक्रोमेटिक प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करते हुए एक विशिष्ट बात देखने को मिली। उन्होंने जब दीर्घ व कम दक्षता वाली तरंगदैर्घ्य के साथ लघु व दक्ष तरंगदैर्घ्य, मतलब एक लंबी वेवलेंथ वाला प्रकाश दिया, एक शॉर्ट वेवलेंथ वाला प्रकाश दिया, और उन्होंने जब दोनों प्रकाश दिए तो उन्होंने एक चीज़ देखी। क्या देखी कि प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों तरंगदैर्घ्य में प्राप्त अलग अलग दरों के जोड़ से भी अधिक थी। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एक तरंगदैर्घ्य दूसरे तरंगदैर्घ्य के प्रभाव को बढ़ा देती है। इसे ही इमर्सन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टू पिगमेंट सिस्टम की बात करते हैं। लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं और यहाँ से जो दोनों पिगमेंट सिस्टम से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। PS जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है लोकेटेड एट द नॉन एप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड, और जो PS सिस्टम सेकेंड होता है यानी पिगमेंट सिस्टम जो द्वितीय होता है यूजुअली लोकेटेड एट एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थैलाकॉइड। PS फर्स्ट का ये पॉइंट्स को पूछते हैं कि PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ कितनी होती है, तो P700 होती है और इट्स रिएक्शन सेंटर जो होता है P680। PS सेकेंड में 680 काम करता है, यहाँ P700 काम करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
इट हैज़ रेड्यूसिंग नेचर, ध्यान रखिएगा पीएस फर्स्ट जो होता है वो रेड्यूसिंग नेचर का होता है, जबकि पीएस सेकेंड जो होता है वो ऑक्सीडाइज नेचर का होता है। इसीलिए जो रेड्यूसिंग नेचर का होता है रेड्यूस करता है ये एनएडीपी को और ये ऑक्सीडाइज करता है जल को। जो पीएस फर्स्ट होता है यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में काम करता है, जबकि जो पीएस सेकेंड होता है ये केवल जेड स्कीम में ही काम करता है, पीएस फर्स्ट में काम साइक्लिक में काम नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बना हुआ है। तो सेम टू सेम हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं जो आपसे एग्जाम में सेम टू सेम पूछे गए हैं। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो अर्नॉन ने यूज द टर्म एसिमिलेटरी पावर। अब आपसे पूछ सकता है एसिमिलेटरी पावर किसने शब्द दिया था, तो अर्नॉन ने 1956 में दिया था। इसमें क्या होता है, यानी एटीपी और एनएडीपीएच का बनना। एनएडीपीएच2 कॉल्ड द रिड्यूसिंग पावर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग पावर किसे कहते हैं, एटीपी और या फिर डीएच ऐसे कुछ दे सकता है। तो एनएडीपीएच2 को हम रिड्यूसिंग पावर के नाम से जानते हैं। रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच2 इज कॉल्ड ईटीएस इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बनते हैं। एनएडीपीएच ध्यान रखना, एनएडीपीएच से एनएडीपीएच2 का बनना और एनएडीपीएच2 से किसका बनना, एटीपी का। जैसे आप एक एनएडीपीएच से कितने एटीपी देखते हैं, 3 एटीपी देखते हैं। तो ये जो 3 एटीपी बनते हैं ये किससे बनते हैं, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। वह क्रिया जिससे एटीपी बनती है। इसमें 2 ऑर्गेनेल्स भाग लेते हैं। एटीपी सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। एटीपी सिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इज नेम्ड बाय फास्फोराइलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। बट फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो 2 चरण होते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये क्या होते हैं, 2 चरणों में बांटा जा सकता है, एक चक्री फास्फोटीकरण और एक नॉन चक्री फास्फोटीकरण। तो 2 भागों में। तो पहले हम ले लेते हैं साइक्लिक। साइक्लिक से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसका जो रिएक्शन होता है वो P700 होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। मोस्ट इफेक्टिव एनारोबिक फास्फोराइलेशन, क्वेश्चन बना है कि एनारोबिक यानी अनाक्षीकृत फास्फोराइलेशन कौन सा होता है, तो वो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ क्या होता है, वाटर इज नॉट यूटिलाइज, यहाँ जल की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो एवोल्यूशन ऑफ O2, ऑक्सीजन भी यहाँ नहीं निकलता है। 2 एटीपी मोल्स प्रोड्यूस्ड, कितने एटीपी बनते हैं, तो यहाँ एटीपी की जो बनते हैं वो 2 एटीपी बनते हैं। ध्यान रखिएगा कितने एटीपी बनते हैं, 2। तो यहाँ से देखेंगे कि इसमें जो फेरेडॉक्सिन रिडक्शन सिस्टम में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है ये, और फिर इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 में। इन फेरेडॉक्सिन रिडक्शन सिस्टम साइटोक्रोम B6 के मध्य में एक एटीपी बनता है। साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोक्यूनिन के मध्य में यहाँ एक बनता है एटीपी, साइटोक्रोम F, और फिर प्लास्टोसाइनिन लास्ट में जाता है, फिर वहीं आ जाता है। तो क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है वहीं इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसे बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने एटीपी निकलते हैं, तो 2 एटीपी निकलते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन निकलता है कि तो नहीं निकलता है, पानी यूज नहीं होता है, अनाक्षी श्वसन होता है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है। अब हम देख लेते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ दोनों पिगमेंट सिस्टम भाग लेते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। वाटर यूटिलाइज होता है, यानी यहाँ जल की हमें आवश्यकता होती है, और जल जब टूटेगा तो O2 निकलता है।
1 ATP निकलता है और 1 NADPH2 निकलता है। ध्यान रखिएगा, एक ATP और एक NADPH2 निकलता है, जबकि साइक्लिक में NADPH2 नहीं निकल रहा था। दोनों का अंतर करके देखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जेड स्कीम इनहिबिटेड बाय, जेड स्कीम किससे इनहिबिट होती है? तो DCMU और CMU, दिस इज द हार्बिसाइड, ये दोनों हार्बिसाइड होते हैं। इन्हीं से क्या होती है, ये जो रुक जाती है। DCMU से क्या होता है कि जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड होता है इसको रोक देता है। अब यहाँ कौन कौन से आयन यूज होते हैं? तो मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन यूज होते हैं। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें जो है फियोफाइटिन है। क्या है? फियोफाइटिन है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में हम उपलब्ध कराएंगे। एक बार फटाफट नज़र डाल लेते हैं। तो नज़र हम फटाफट डालेंगे तो कैरोटीनॉइड्स का मुख्य कार्य है कि क्लोरोफिल ए की रक्षा करना, और बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। फाइकोबिलिन्स गर्म पानी में घुल जाती है। टेट्रापैरोल पिगमेंट जो इसका होता है वो प्रोटीन से जुड़ा रहता है। मैग्नीशियम और फाइटोल्टेलिन में अनुपस्थित होती है। ये फाइकोबिलिन्स के 3 रूप हैं, जिसमें फाइकोसाइनिन, फाइकोइराइथ्रिन आदि आता है। इसमें फाइटोक्रोम की अगर बात करें तो ये प्रोटीनियस पिगमेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीनियस पिगमेंट कौन है, तो फाइटोक्रोम है प्रोटीनियस, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। और जो एंगलमैन थे, इन्होंने एक्सन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस पर अध्ययन किया था। एक वर्णी प्रकाश को देखा था, विवग्योर में क्लेडोफोरा यूज़ किया था। फिर हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, तो ये ऑक्सीडाइज रिएक्शन है। H2 ऑक्सीडाइज्ड होता है, आकर इन द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नोन एज द फोटोकेमिकल फेज। हिल रिएक्शन इसको बोलते हैं, इसी को हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, जल टूटता है, ऑक्सीजन रिलीव होती है, फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH2 होती है। मैकेनिज्म की बात करें तो पहले मैकेनिज्म में आता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या होता है कि जल का टूटना होता है, और वो किस पे उपस्थित टूटता है? ऑक्सीजन इवॉल्यूटिंग कॉम्प्लेक्स के उपस्थित में। जो इसका हाइड्रोजन होता है वो लूमेन में बना रहता है, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट में ATP और NADPH2 बनते हैं जेड स्कीम के द्वारा। प्लास्टोसाइनिन जो होता है, इट इज़ द कॉपर कंटेनिंग ब्लू कॉपर पिगमेंट, क्वेश्चन पूछा गया है। फियोफाइटिन जो होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जेड स्कीम में। अब इमर्सन इफेक्ट की बात हमने की थी, रेड ड्रॉप की बात की थी, 2 टाइप पिगमेंट सिस्टम बताया था। तो जो जेड स्कीम होती है उसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, जबकि साइक्लिक में एक ही काम करता है। और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलिटरी पावर बताया, हमने बताया था, आर्नर ने दिया था एसिमिलिटरी पावर शब्द। और NADPH2 को हम रेड्यूसिंग पावर कहते हैं, रेड्यूसिंग पावर के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा हम फोटोफास्फोराइलेशन की बात कर रहे थे। इस फोटोफास्फोराइलेशन बता रहे थे, मगर ATP जो सिंथेसिस होती है तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, और इसको हम फास्फोराइलेशन देते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि फोटोफास्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोफास्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ ATP बनता है, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होता है। साइक्लिक की बात करेंगे तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता एनाएरोबिक अनाक्सीकृत होता है। इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 2 ATP का निर्माण होता है, NADPH नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन साइक्लिक की बात करते हैं, तो इसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम यूज होते हैं। वाटर यूज होता है, जल यूज होता है, जब जल टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। इसमें एक ATP और एक NADPH2 निकलता है। जेड स्कीम को ब्लॉक करने वाले DCMU और CMU हार्बिसाइड हैं जो ब्लॉक करते हैं। और इसमें जो आयन यूज़ होते हैं इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फियोफाइटिन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।